हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं हम लाइट से जुड़ी हुई एक नए फेनोमेनन के बारे में जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th फिजिक्स में ऑप्टिक्स स्टडी कर रहे थे। ऑप्टिक्स यानी फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लाइट और लाइट से जुड़ी फेनोमेनन्स के बारे में स्टडी करते हैं, और हमने उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे सारी बातें कर ली थी। आई होप आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया होगा, सारी बातें उसमें से आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज हम लोग का नया टॉपिक है, एक नया चीज स्टार्ट कर रहे हैं। एक तरह से समझिए कि हम फिर से एक नया, आपके 10th सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो एनसीईआरटी में दोनों को एक ही चैप्टर बनाया गया है, लेकिन ये बिल्कुल ही नई चीज है। इसमें लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। अब आप कहोगे सर ये रिफ्रैक्शन होता क्या है? तो देखिए, लाइट का मुड़ना, लाइट का बेंड होना, यही है रिफ्रैक्शन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर लाइट बेंड क्यों करेगा? लाइट तो स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलता है, ये तो आपने पढ़ाया कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट ऑलवेज प्रोपगेट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लेकिन आप कह रहे हो कि लाइट मुड़ेगा, तो कब मुड़ेगा, क्यों मुड़ेगा, काहे मुड़ेगा? तो देखो बाबू, होता क्या है, ये बात सच है कि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलता है, लेकिन तभी तक जब तक मीडियम आइसोट्रॉपिक हो। जब तक मीडियम क्या हो? आइसोट्रॉपिक हो। आइसोट्रोपिक मीडियम, आइसोट्रॉपिक मीडियम का मतलब है कि मीडियम हर जगह एक जैसा है, हर जगह वो एक जैसा है, हर जगह उसका कंपोजिशन एक जैसा है, कहीं पर कोई डिफरेंसेज नहीं है। जैसे केमिस्ट्री में आप होमोजीनियस वर्ड यूज करते हो ना, होमोजीनियस सॉल्यूशन याद होगा आपको, होमोजीनियस मिक्सचर जो हर जगह एक जैसा हो उसे हम कहते हैं होमोजीनियस, नहीं तो हेट्रोजीनियस। उसी तरह फिजिक्स एक वर्ड यूज करता है जिसका नाम है आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मींस एक ऐसा मीडियम जो हर जगह बिल्कुल एक जैसा है, यानी कि ये नहीं कि इधर उसका नेचर कुछ अलग है, इधर उसका नेचर कुछ और है। अगर मीडियम का हर जगह नेचर एक जैसा है उसे हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक मीडियम। समझ के बात? आइसोट्रॉपिक मीडियम क्या है, समझ में आ गया? अब है क्या, लाइट जब एक आइसोट्रॉपिक मीडियम से गुजरता है तो स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलता है। लेकिन अगर मीडियम आइसोट्रॉपिक ना हो, एन आइसोट्रॉपिक हो, एन आइसोट्रॉपिक कहने का मतलब कि अलग अलग लोकेशंस पर या अलग अलग जगह पर मीडियम का नेचर अलग अलग तरह का हो। मान लो कि कहीं पर ह्यूमिडिटी अधिक है, कहीं पर ह्यूमिडिटी कम है, ये भी हो सकता है। कहीं पर टेम्परेचर अधिक है, कहीं पर टेम्परेचर कम है। अगर ऐसा हो गया, यानी कि मीडियम अगर हर जगह एक जैसा नहीं है, हर जगह फिजिकल कंडीशन एक जैसा नहीं है, तो वो कहलाएगा एन आइसोट्रॉपिक मीडियम। और जब लाइट एक एन आइसोट्रॉपिक मीडियम में चलता है तो लाइट के साथ बेंडिंग होती है। ये भी हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन हम अभी वैसी बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे कि मान लो लाइट आ रही है और लाइट एक मीडियम से आ रही है। जैसे यहां पर देखिए, मैंने एक डायग्राम छोटा सा बना के रखा है कि ऊपर में लेट सपोज एयर है, नीचे वाटर है। लाइट आ रही है एयर से, तो लाइट एयर से आ रही है और लाइट ऐसे बाउंड्री पर, ये बाउंड्री है, ये दोनों, ये जो आप देख रहे हो ये जो है ये बाउंड्री है, और ये बाउंड्री सेपरेट कर रही है किसे? ये बाउंड्री सेपरेट कर रही है एयर और वाटर। तो लाइट जो आएगी, जो लाइट रे आएगी, उस लाइट रे को अगर हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन के हिसाब से देखें तो लाइट को ऐसे चला जाना चाहिए। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन के हिसाब से देखें तो लाइट को सीधे चला जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लाइट बेंड करता है। और कहां बेंड करता है? क्वेश्चन ये उठता है कि सर बेंड कहां करेगा? वाटर में हर जगह बेंड करेगा या कहीं और? आंसर है उस बाउंड्री पर। यानी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो जो बाउंड्री है जो दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है, द बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडिया, उस बाउंड्री पर लाइट बैंड करता है। सिर्फ उस बाउंड्री पर, ये याद रखना, सिर्फ बाउंड्री पर। एक बार यहां बैंड होगी और उसके बाद फिर जब तक इस मीडियम में चलेगी तो इसी तरह से चलती रहेगी। तो ऐसा देखा जाता है कि लाइट जब यहां आता है तो लाइट मान लो कि ऐसे बैंड होकर ऐसे जाने लगा। तो आप देखिए लाइट बैंड हो गया। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ वी कैन define the refraction of light. According to the definition, when light ray travels from one medium to the another medium, then at the boundary separating the two media, light ray get bent या light ray bends. This phenomenon of bending of light ray is called refraction of light.
यानी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो जो बाउंड्री है उस बाउंड्री पर लाइट रे बैंड करती है, और ये जो फेनोमेनन है बेंडिंग ऑफ लाइट रे का, इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे यहां देखिए ये लाइट रे आ रही थी, इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन बाउंड्री पर चूंकि मीडियम चेंज हुआ तो बाउंड्री पर इसमें बेंडिंग हो गई, लाइट रे इधर मुड़ गई और अब लाइट रे जा रही है। तो ये जो बेंडिंग है इसी को हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जरा अब हम इसमें डिफाइन करते हैं। ये जो लाइट रे आके टकराया, आप जानते हो दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इसे हम क्या कहेंगे बउआ, इंसिडेंट रे। ये तो हम पहले भी कहते थे, जो लाइट आके टकराता था उसे हम क्या कहते थे, इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर टकराया उसे क्या कहोगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहोगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसे तुम कहोगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे खींचा गया परपेंडिकुलर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर खींचा गया परपेंडिकुलर क्या कहलाता है, बताओ। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे खींचा गया परपेंडिकुलर क्या कहलाता है, नॉर्मल। क्या कहलाता है, नॉर्मल। तो ये हो गया नॉर्मल। और ये लाइट रे जो यहां से टकराने के बाद गया, यानी मुड़ने के बाद जो लाइट रे आगे बढ़ रहा है, ये लाइट रे, दिस इज कॉल्ड, दिस लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। इससे पहले क्या होता था, याद कीजिए, इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन देखा था। जरा हम यहाँ से छोटा सा रिफ्लेक्शन का डायग्राम बनाते हैं। ये रिफ्लेक्शन का डायग्राम होता था। तो ये लाइट रे आती थी, टकराती थी, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल खींचते थे और उतना ही एंगल बना के वापस चली जाती थी। तो ये कहलाता था इंसिडेंट रे और ये कहलाता था रिफ्लेक्टेड रे। इसे तुम क्या कहते थे, रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन यहां पर देखो लैक्टेड नहीं है, रैक्टेड है, ध्यान से रखिए। ये यहां पर चूंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। समझ गए बात। तो ये फेनोमेनन अलग है, दोनों में तुम कंफ्यूज मत हो जाना कि ये और ये, वो रिफ्रैक्टेड है और ये रिफ्लेक्टेड है। समझ में आ गया। और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल, ये डिफिनेशन तो आपका क्लियर है। इसको मैंने बस इसलिए बनाया कि आप समझ जाएं कि ये क्या है। तो ये सारा का सारा बात है। यहां पर हम वापस आते हैं। So this is incident ray, this is point of incidence, the perpendicular drawn on the point of incidence is called normal, and the light ray which travel in another medium is called refracted ray, ये हो जाएगा refracted ray। और ये जो एंगल है, the angle between incident ray and normal, this is called angle of incidence, this angle I is called angle of incidence। इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड दिस एंगल जो एंगल बन रहा है किसके किसके बीच, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल आर, एंड एंगल आर इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान रखना बुआ, ये रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन है। ये बार बार क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन की वजह से कोई बात नहीं है, ये एक नई फेनोमेनन है। रिफ्लेक्शन में कब क्या होता था, लाइट रे आके इधर ही चली जाती थी, ये इसमें इधर नहीं जा रही है, नई मीडियम में इंटर कर रही है, ये याद रखिएगा। तो ये हमारा पहला डायग्राम है जो आपको, ये हमारा डायग्राम 1 है, इसे हम डायग्राम 1 कह देते हैं। और इसी डायग्राम 1 को आपके नोट में जब आप देखोगे तो नोट में लिखा हुआ है ड्रॉ द डायग्राम 1 फ्रॉम द बोर्ड। तो यही डायग्राम आप बनाओगे उस जगह पर, वो जो खाली जगह छोड़ा हुआ है। तो ये जो पूरा डायग्राम है वो रिफ्रैक्शन को दिखा रहा है कि लाइट रे का, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। द बेंडिंग ऑफ लाइट रे एट द बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडिया is called refraction of light. The light ray which strike at the boundary is called incident ray. The point of the boundary at which incident ray strikes is called point of incidence. The perpendicular drawn on the point of incidence is called normal. The light ray which travel in second medium या another medium या next medium is called refracted ray. The angle between incident ray and normal is called angle of incidence. The angle between normal and refracted ray is called angle of refraction. समझ गए। और ये सारा डिफिनीशंस हो गया हमारा, ये पूरा का पूरा रिफ्रैक्शन आपको दिखाया गया।
अब सवाल ये उठता है, हमें ये तो क्लियर हो गया कि लाइट का बैंड होना, लाइट का मुड़ना, यही कहलाता है क्या? रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन ये उठता है कि लाइट मुड़ती क्यों है? क्वेश्चन ये उठता है कि लाइट मुड़ती क्यों है? तो इसका आंसर ये है बाबू कि लाइट इसलिए मुड़ती है क्योंकि अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है। लाइट के मीडियम का स्पीड बदलने की वजह से उसमें बेंडिंग होती है, ये याद रखिएगा। कोई आपसे अगर पूछेगा व्हाट इज द कॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, या आपसे पूछे व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो आप आंसर दोगे द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इज द कॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे और द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी ये जो रिफ्रैक्शन है या ये जो बेंडिंग है वो किसकी वजह से है? स्पीड में चेंज होने की वजह से। अगर स्पीड में चेंज नहीं होता तो ये बेंडिंग, ये रिफ्रैक्शन नहीं होता। ऐसा होता है कई बार ऐसा होता है कि ऊपर में मीडियम कोई और है, नीचे में मीडियम कोई और है, बाउंड्री भी है, लेकिन ऊपर में जो मीडियम है और नीचे में जो मीडियम है, अगर दोनों में लाइट का स्पीड सेम हो जाए तो लाइट रे बेंड नहीं करेगी, सीधे निकल जाएगी। ऐसा होता है। कई ऐसे सब्सटेंसेस दुनिया में मौजूद है जिन दोनों में लाइट का स्पीड सेम होता है, और जब ऐसा कोई दो सब्सटेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में होगा तो लाइट स्ट्रेट निकल जाएगा, बेंडिंग नहीं होगी। इस पे हम बात करेंगे आगे, लेकिन आप यही समझिए कि बाउंड्री पर लाइट का मुड़ना है रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन का कॉज है चेंज इन स्पीड। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर स्पीड क्यों चेंज हुआ, स्पीड में बदलने का क्या रीजन है? फिजिक्स यही तो हमें सिखाता है, हर एक चीज के पीछे क्यों लगाइए कि क्यों ऐसा हुआ। तो मैं इसका आंसर ये दूंगा बाबू कि अलग अलग मीडियम का जो ऑप्टिकल डेंसिटी होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो ऑप्टिकल डेंसिटी होता है वो अलग अलग होता है। सबसे पहला कॉज हमें ये समझ में आया, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि कॉज ऑफ बेंडिंग का कॉज या रिफ्रैक्शन का कॉज, तो हमें पता चला क्या? चेंज इन स्पीड। हमें क्या पता चला? चेंज इन स्पीड। ये जो स्पीड में चेंज है इसी की वजह से बेंडिंग हो रहा है। हमसे पूछा गया कि इसका कॉज क्या है? चेंज इन स्पीड का कॉज ऑफ चेंज इन स्पीड में चेंज होने का कॉज क्या है? तो आंसर है ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है। थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करते हैं, समझ में आ जाए गुड, ना समझ में आए वेरी गुड, क्योंकि ये कोई पूछने वाला नहीं है आपसे, समझ गए ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। तो स्पीड में चेंज होता है ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से। देखिए, जब लाइट रे किसी मीडियम से गुजरता है ना, तो वो जो मीडियम होता है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम। ध्यान से सुनना, जिस मीडियम से लाइट रे प्रोपगेट कर सकता उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम। समझ गए? जैसे एयर से लाइट रे प्रोपगेट कर सकता है, हम कहेंगे एयर इज एन ऑप्टिकल मीडियम। वाटर से प्रोपगेट कर सकता तो वाटर इज एन ऑप्टिकल मीडियम। ग्लास से कर सकता तो ग्लास इज एन ऑप्टिकल मीडियम। यानी हर एक वो मीडियम या हर एक वो मटेरियल जिससे होके लाइट प्रोपगेट कर सकता है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल मीडियम। समझ में आ गया? ओके। अब हर एक ऑप्टिकल मीडियम का अपना ऑप्टिकल डेंसिटी होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी समझ गए? ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या है? देखिए, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब हुआ कि वह मीडियम लाइट के रास्ते में कितनी बाधाएं क्रिएट कर रहा है। जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी अधिक होगी उसमें लाइट का स्पीड उतना ही कम होगा। ऑप्टिकल डेंसिटी अधिक होने का मतलब है कि वह मीडियम लाइट के रास्ते में अधिक बाधाएं ला रहा है, अधिक ऑब्स्टेकल्स ला रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए एयर की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो वाटर की तुलना में कम है। मतलब एयर से जब लाइट गुजरेगा तो उसके रास्ता में वाटर में से कम बाधाएं आएंगी। यानी कि लाइट जब एयर से गुजरेगा तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी अधिक है, तो वाटर क्या करेगा? उसके रास्ते में अधिक ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगा, अधिक बाधाएं उत्पन्न करेगा। एयर कम बाधाएं उत्पन्न करेगा, तो जब ऑब्स्टेकल्स कम होंगी तो लाइट फास्ट चलेगी ना। तो जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी उसमें लाइट क्या चलेगा?
फास्ट चलेगा। जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी अधिक होगी उसमें लाइट क्या होगा, स्लो चलेगा। अब आप कहोगे सर ये बता दो कि ऑप्टिकल डेंसिटी किस मीडियम की कितनी होगी। बिल्कुल बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा ऑप्टिकल डेंसिटी। अभी बस आप यही समझिए कि मैं बस यहाँ कॉज समझाने का ट्राई कर रहा था कि बेंडिंग ऑफ लाइट रे इज रिफ्रैक्शन एंड द कॉज ऑफ बेंडिंग इज चेंज इन स्पीड एंड द कॉज ऑफ चेंज इन स्पीड इज ऑप्टिकल डेंसिटी। Each optical medium has different optical density due to which in each medium speed of light is different। अलग अलग मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है, इसीलिए अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड भी क्या है, अलग अलग है। चलो ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए जो ऑप्टिकल मीडियम है, जरा ध्यान से देखना, जो भी ऑप्टिकल मीडियम है इस दुनिया में उसे हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जो ऑप्टिकल मीडियम है या मीडिया लिखा होता है, मीडिया से घबराइएगा मत, मीडियम का ही पुलर मीडिया होता है, समझ गए। तो जो ऑप्टिकल मीडियम है उसे हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में। द फर्स्ट पार्ट इज रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, एंड द सेकेंड पार्ट इज डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रेयरर मीडियम एंड व्हाट डू यू मीन बाय डेंसर मीडियम। अभी मैंने तुरंत कहा कि अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है, ये हमें पता चल गया। तो याद रखिए, जब एक मीडियम मीडिया का पेयर दिया हुआ है, यानी कि हमें दो मीडियम दिए गए हैं और दोनों मीडियम हमें हमारे सामने में दिए गए हैं, तो उसमें से हमसे पूछेगा एक मीडियम डेंसर होगा और एक मीडियम रेयरर होगा। कहने का मतलब क्या, ध्यान सुनिए, आप कंफ्यूज मत होइए, मैं बताता हूं यहां पर। लेट सपोज कि हमें दो मीडियम दिया गया है, ये ऊपर में मान लो एयर है और नीचे में मान लो वाटर है। ये दो मीडियम हमें दिए गए हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एक पेयर मीडिया है, एक जोड़ा है ना बाबू, एक में से लाइट दूसरे में जाएगा, किसी एक में से दूसरे में जाएगा। तो इसमें से हमसे पूछेगा कि कौन रेयरर है और कौन डेंसर है। तो देखो, रेयरर का मतलब होता है एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड अधिक हो। द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज कॉल्ड रेयरर मीडियम एंड द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज डेंसर मीडियम। यानी जिस मीडियम में लाइट का स्पीड अधिक होता है उसे हम रेयरर मीडियम कहते हैं, और जिस मीडियम में लाइट का स्पीड कम होता है उसे हम डेंसर मीडियम कहते हैं। यानी यहाँ पर जो आपको दो मीडियम दिखाया गया है, तो एयर को आप क्या मानोगे, रेयरर, एयर को क्या मानोगे, रेयरर, और वाटर को क्या मानोगे, डेंसर। क्यों आपने वाटर को डेंसर कहा और एयर को आपने रेयरर कहा? बिकॉज एयर में लाइट का स्पीड क्या है, ज्यादा है, वाटर में लाइट का स्पीड क्या है, कम है। समझ गए? अगर मैं यहां पर आपको लिख के दिखाऊं सारे मीडियम की बातें, तो याद रखने के लिए मैं लिख देता हूं। जो एयर में लाइट का स्पीड है वो वैक्यूम के लगभग बराबर है, यानी वैक्यूम के ही बराबर है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं वाटर में लाइट का स्पीड की बात करूं कि वाटर में लाइट का स्पीड क्या है, तो वाटर में लाइट का स्पीड है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं ग्लास में बात करूं, ग्लास में लाइट के स्पीड की बात करूं, तो वो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड, 3 मीडियम यहाँ पर मैंने लिखा है और तीनों मीडियम में मैंने लाइट का स्पीड बताया। तो आपको देख के पता चल रहा होगा कि वाटर में लाइट का स्पीड कम है, एयर में लाइट का स्पीड अधिक है, इसीलिए मैंने एयर को रेयरर कहा, वाटर को मैंने डेंसर कहा। अगर ऐसा सिचुएशन होता, मैं यहाँ एक नया सिचुएशन क्रिएट करता हूँ कि एक तरफ वाटर होता और एक तरफ ग्लास होता, एक तरफ वाटर होता और एक तरफ ग्लास होता, तो बताओ कौन रेयरर होता और कौन डेंसर होता? बताओ किस में लाइट का स्पीड अधिक है, वाटर में या ग्लास में? आंसर है वाटर में। तो वाटर हो जाता तुम्हारा रेयरर और ग्लास हो जाता तुम्हारा डेंसर। समझ गए बात? यहां पर देखिए, जरा ध्यान से देखिए, यहां पे वाटर को मैंने डेंसर लिखा और यहां पर मैंने वाटर को रेयरर लिखा। तो रेयरर और डेंसर ये दोनों टर्म जो है रिलेटिव टर्म है, यानी जो मीडियम किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में रेयरर है, किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में डेंसर हो सकता है, और जो मीडियम किसी एक मीडियम के रिस्पेक्ट में डेंसर है, किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में रेयरर हो सकता है। समझ गए बात? जैसे वाटर है, वो एयर के रिस्पेक्ट में डेंसर है, लेकिन ग्लास के रिस्पेक्ट में रेयरर है। आप ग्लास की ही बात कीजिए, वाटर के रिस्पेक्ट में वो डेंसर है, लेकिन डायमंड के रिस्पेक्ट में वो रेयरर है।
डायमंड इस दुनिया का सबसे अधिक डेंसर मीडियम है। जितने भी नेचुरल सब्सटेंसेस इस दुनिया में हैं, सबसे अधिक डेंसर मीडियम कौन है? डायमंड। और सबसे रेयरर मीडियम जानते हो कौन है? वैक्यूम। वैक्यूम सबसे रेयरर मीडियम है और डायमंड सबसे डेंसर मीडियम है। कहने का मतलब यह है कि एक बात बताओ, मैंने अभी तुरंत बताया, जो डेंसर है मतलब उसमें लाइट का स्पीड कम है, और जो रेयरर है मतलब उसमें लाइट का स्पीड अधिक है। मतलब वैक्यूम में लाइट का स्पीड सबसे अधिक है और डायमंड में लाइट का स्पीड सबसे कम है। इसीलिए कहते हैं कि डायमंड सबसे अधिक डेंसर है और वैक्यूम सबसे अधिक रेयरर है। तो आई होप आपको डेंसर और रेयरर मीडियम समझ में आ गया होगा। द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज कॉल्ड रेयरर मीडियम एंड द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। समझ में आया? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट बातें आपको लगती हैं आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए हम केसेस डिस्कस करेंगे। क्या केसेस डिस्कस करेंगे? केसेस डिस्कस करने का मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि लाइट जो बेंड होता है वो कैसे बेंड होता है, क्योंकि बेंडिंग का मतलब इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है। आपको कि सर क्या इधर भी क्या उधर भी, आप क्या बोल रहे हो, पता ही नहीं चला। तो अब पता चलेगा ना। देखो ना, एकदम ईजी है, अभी तो हमने शुरू ही किया भाई। चलो देखते हैं, जरा ध्यान से देखना। दिस इज द बाउंड्री, दिस इज द बाउंड्री एंड अपर बाउंड्री पर यानी बाउंड्री के ऊपर ये ऊपर वाला मीडियम लेट सपोज रेयरर है और नीचे वाला मीडियम डेंसर है। पता नहीं कौन सा मीडियम है, लेकिन हमें यह पता है कि लाइट का एक मीडियम रेयरर है और एक मीडियम डेंसर है। और लाइट रे जो है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर आ रही है। रेयरर लाइट रे जो है वो रेयरर मीडियम से क्या हो रही है? डेंसर मीडियम की ओर आ रही है। इस लाइट रे को क्या ऐसे चला जाना चाहिए था? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट है ना, तो लाइट रे को क्या होना चाहिए था? सीधे चला जाना चाहिए था, लेकिन लाइट रे सीधे नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमें यह पता है कि लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन कहने का मतलब लाइट रे बेंड करेंगे। तो सवाल उठता है किधर बेंड करेंगे? तो आंसर ये है बउआ कि अब यहां पर देखिए बेंडिंग का मतलब दो तरफ बेंडिंग हो सकता है। ध्यान से देखना, लाइट रे ऐसे जा रहा है तो वो इधर भी बेंड कर सकता है, इधर भी बेंड कर सकता है। सवाल उठता है किधर बेंड करेगा? तो अभी के लिए आप याद रखिए कि लाइट रे बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट रे बेंड किया किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और अगर यहां पर देखो तो क्या हो गया? लाइट रे किधर की ओर मुड़ गया? नॉर्मल की ओर मुड़ गया। तो हम क्या कहेंगे कि एंगल आई विल बी ग्रेटर देन एंगल आर। होगा ना बुआ? क्योंकि देखो ये छोटा हो गया और ये जो एंगल है दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। यही डेविएशन एंगल है। और हमसे अगर कोई पूछे डेविएशन क्या होगा, तो एक बात बताओ, वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होते हैं तो एंगल आई और आर प्लस डेल्टा का सम बराबर होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा बराबर, अगर मैं देखूं यहां मैं पूरा लिख ही देता हूं, आप कहोगे सर क्या कर रहे हैं। फ्रॉम वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, अगर वर्टिकल अपोजिट एंगल को हम देखें तो अगर आप देखो तो एंगल आई विल बी इक्वल टू आर प्लस डेल्टा। होगा कि नहीं होगा? ये देखो ये लाइट रे सीधे गया है आर प्लस डेल्टा। आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा बराबर आई माइनस आर। दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट केस, दिस इज केस वन, दिस इज केस वन। ये सारे डायग्राम आपको बनाने हैं। डायग्राम में नोट में लिखा गया है कि केस वन बनाइए, तो केस वन यही है। यानी इसको हम कहेंगे कि व्हेन लाइट रे goes in denser medium from rarer medium then it bends towards the normal। किसकी ओर आएगा? नॉर्मल की ओर आएगा। यानी जब लाइट रे जाता है डेंसर मीडियम में रेयरर मीडियम से तो वो नॉर्मल की ओर आता है। समझ गए बात? यानी कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो छोटा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। समझ गए? मैं इसको याद करने का भी ट्रिक बताने वाला हूं, चिंता मत कीजिए। पहले मैं केस टू देख लेता हूं। दिस इज केस वन। अब हम देखते हैं केस टू। केस टू अगर ध्यान से देखो तो फिर वही बात है, लेकिन बात यह है कि इस बार ऊपर में जो मीडियम है वो डेंसर है और नीचे जो मीडियम है वो रेयरर है। कहने का मतलब ये है कि लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर आ रही है। लाइट रे किधर से किधर आ रही है?
डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर आ रही है। लेट्स सपोज दिस इज द लाइट रे। इसको किधर जाना चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहता है कि इसको ऐसे जाने चाहिए था, लेकिन ये होगा क्या? मैं नॉर्मल सबसे पहले ड्रॉ कर लूँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, दिस इज द नॉर्मल। लेकिन अब तुम देखोगे कि लाइट रे क्या होगी ना, लाइट रे बैंड करके इधर चली जाएंगी। लाइट रे मुड़ी, लेकिन लाइट रे किधर मुड़ गई? ध्यान से देखो तो लाइट रे किधर मुड़ गई? लाइट रे नॉर्मल से दूर चली गई। नॉर्मल से दूर चली गई ना? चली गई कि नहीं चली गई? दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखाऊं तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। और अगर आप ध्यान से देखो तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो कि डेविएशन एंगल बराबर, यहां पर आप लिख सकते हो, सबसे पहले तो आप ये लिखोगे कि एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई। यानी जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। क्यों? क्योंकि लाइट रे नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगा, नॉर्मल से दूर की तरफ चला जाएगा, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चला जाएगा। और अगर हम पे यहाँ कोई एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू पूछे तो आसानी से हम बता सकते हैं कि ये दोनों एंगल बराबर है, तो ये एंगल क्या होगा? आर माइनस आई के बराबर होगा कि नहीं बराबर? तो हम इसे कहेंगे आर माइनस आई। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन है आर माइनस आई, और पिछले केस में एंगल ऑफ डेविएशन था आई माइनस आर। तो डिपेंड करता है, जो जिससे बड़ा है उसमें से दूसरा घट जाता है। दिस इज केस 2, दिस इज केस 2। और इसे हम क्या, इसका स्टेटमेंट देखिए, नोट में लिखा गया है कि व्हेन लाइट रे गोज इन रेयरर मीडियम, व्हेन लाइट रे गोज इन रेयरर मीडियम फ्रॉम डेंसर मीडियम, यानी जब लाइट रे रेयरर मीडियम में जाता है डेंसर मीडियम से, तो वो नॉर्मल से दूर की ओर मुड़ जाता है। वो नॉर्मल से क्या हो जाता है? दूर की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, ये भी याद रखने की चीज है। और तीसरा केस भी मैं ले लेता हूं, फिर मैं तीनों को याद करने का तरीका बताऊंगा आपको। मैं तीसरा केस भी ले लेता हूं कि मान लो एक ऐसा केस है कि ऊपर में कोई भी मीडियम है, नीचे में कोई भी मीडियम है, भगवान जाने कौन कौन सा मीडियम है, लेकिन लाइट रे यहाँ कमाल कर दिया, लाइट रे सीधे नॉर्मल आ गया, यानी नॉर्मल ही आ गया। तब तुम देखोगे कि लाइट रे सीधे निकल जाएगा, यानी लाइट में कोई बेंडिंग नहीं होगी, लाइट जैसे आएगा वैसे ही निकल जाएगा। यानी दिस इज केस 3, और यहाँ पर दिस इज केस 3, और यहाँ आप कहोगे कि एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कोई डेविएशन हुआ ही नहीं। ठीक है, अब हम इस तीनों केस को बारी बारी से बात करते हैं, समझने का ट्राई करते हैं, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं। मैं पहले तीनों को एक बार बारी बारी से तरह रिवाइज करवा दूं। सबसे पहला केस, जब लाइट रे डेंसर मीडियम में जाएगा रेयरर मीडियम से, तो नॉर्मल की ओर आ जाएगा। जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल से दूर हट जाएगा। और जब लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंस होगा, यानी लाइट रे सीधे आएगा परपेंडिकुलर बाउंड्री पर, तो सीधे निकल जाएगा। लाइट का कोई बेंडिंग लाइट में नहीं होगी, लाइट सीधे निकल जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग पहले सबसे पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो, इन सभी को मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए। ये जो भी मैंने अभी दिखाया कि यहाँ पर एंगल आई आर से बड़ा है, यहाँ एंगल आर आई से बड़ा है, और यहाँ मतलब कोई डेविएशन नहीं है, यानी कि एंगल आई और आर इक्वल है। यही मतलब है ना इसका, कि एंगल आई भी 0 आर भी 0। नॉर्मल पे आने का मतलब क्या? एंगल आई 0 एंगल आर भी 0। ये भी मैं सारा प्रूफ करके दिखाऊंगा। जिस दिन मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा दूंगा आपको, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा दूंगा, तो मैं इसे एक्सप्लेन करके दिखा दूंगा, प्रूफ करके दिखा दूंगा। चिंता मत कीजिए, अभी के लिए आप याद कीजिए। तो ये 3 केसेज हमने देख लिए। इन्हें अब हमें याद रखने का एक तरीका सीखना है, जिससे कि हम इसे आसानी से याद रख सके। इनको आप बड़ा आसानी से याद रख सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। आप 1 मिनट के लिए सोच लीजिए कि आप ही लाइट हो, आप ही हो लाइट। सिंपल बात, लाइट का बेंडिंग है। बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब नॉर्मल की ओर आएगा और कब नॉर्मल से दूर जाएगा, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो आप सीधी सी बात समझ लीजिए कि आप ही लाइट हो और आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल पे बैठ के जा रहा है लाइट। ठीक, अब सोचो तुम अगर जा रहे हो, रेयरर का मतलब क्या? रेयरर का मतलब एक ऐसा रोड है जिस पर आदमी की संख्या कम है। रेयर मतलब शायद ही कहीं रेयर, लोग कहते हैं रेयर ही कोई था वहां पे, रेयर ही कोई आ रहा था, रेयर ही कोई दिखता था। तो यानी रेयर मतलब वहां कोई नहीं था, यानी बाधाएं नहीं थी। एक बात बताओ, जब तुम रेयरर मीडियम में साइकिल चला रहे हो, यानी रोड पर रेयर ही कोई आदमी है, आदमी कोई रोड पर है ही नहीं, तुम साइकिल बाएं साइड से चलाओगे या साइकिल रोड बीच रोड पर चलाओगे?
मोस्ट ऑफ द केस है कि तुम बीच रोड पर ही साइकिल चला रहे होगे, तुम आराम से बीच रोड पर साइकिल चला रहे हो, लेकिन तुम एकाएक क्या हुआ, तुम्हारे सामने में भीड़ भाड़ आ गया, तुम्हारे सामने में एकाएक डेंसर मीडियम आ गया, यानी कि भीड़ भाड़ बढ़ गया। एक बात बताओ, तुम साइकिल को किधर ले जाओगे? अपने बाएं साइड की तरफ ले जाओगे ना? ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे? क्योंकि हमें ये पता है कि साइकिल रोड के बाएं किनारे से हमें चलाना चाहिए। हम अपने साइकिल को बाएं साइड की तरफ ले गए तो नॉर्मल मेरा बायां साइड है, तो जब हम रेयरर से डेंसर गए तो साइकिल को बायां साइड ले गए, यानी नॉर्मल की ओर ले गए। याद रह जाएगा ना? और ठीक उसी तरह जब हम डेंसर में साइकिल चला रहे थे, एकाएक हम रेयरर मीडियम, यानी कि भीड़ भाड़ बहुत था, देखे अरे आदमी तो आगे में पूरा ट्रैफिक खाली है, कोई आदमी उदमी नहीं है, तुम क्या करोगे? साइकिल को आराम से बाएं साइड से हटा के बीच रोड पे लेके चले आओगे, तुम नॉर्मल से दूर हट जाओगे ना? नॉर्मल तुम्हारा बायां साइड है ना, तो नॉर्मल से दूर हट जाओगे। और अगर ऐसा सिचुएशन है कि तुम पहले से ही घर से ही नया नया साइकिल चलाना सीखे हो, और पापा बोल के भेजे हैं कि बेटा अगर तुमको हम बायां साइड के अलावा किसी साइड साइकिल चलाता देख लिए तो तुमको तो हम तोड़ देंगे, तो तुम पहले से ही बायां साइड में चला रहे हो, नॉर्मल के पे चला रहे हो, तो तुम क्यों किधरों जाओगे? क्या मतलब पहले से बायां साइड से चला रहे हो तो भीड़ भाड़ में जाओगे तो क्या बायां से दूर हट जाओगे? ऑब्वियस है, तुम पहले से ही बायां साइड में हो, तो तुम चाहे रेयरर में चलाओ, डेंसर में चलाओ, जो बच्चा हमेशा बायां साइड से साइकिल चलाता है उसकी तो कोई बात ही नहीं हो, हमेशा उसी रास्ते से सीधे निकल जाएगा। तो आप ये याद रखो कि जब लाइट रे रेयरर से डेंसर जाएगा नॉर्मल की ओर मुड़ेगा, डेंसर से रेयरर आएगा नॉर्मल से दूर हटेगा, और जब नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो लाइट रे सीधे चली जाएगी। तो आप कहोगे सर ये तो रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, इसमें तो बेंडिंग हुई ही नहीं, रिफ्रैक्शन तो बेंडिंग ऑफ लाइट था। तो मैं कहूंगा बउआ यहां पर बेंडिंग नहीं हुई, बात सच है, लेकिन यहां पर चेंज हुआ। तो आपको सर क्या चेंज हुआ? स्पीड चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? स्पीड चेंज हुआ। यानी व्हेन लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली on the boundary separating the two media, then it does not bend, only its speed changes। यानी जब लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंट करता है तो वो बेंड नहीं करता है, सिर्फ उसका स्पीड बदलता है। तो आपको ये सारे केस समझ में आए? पक्का समझ में आ गए? लाइट रे कैसे बेंड होता है, नहीं बेंड होता है, क्यों बेंड होता है, सारी बातें समझ में आ गई। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करना शुरू करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में। ऑप्टिकल डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज क्लोजली रिलेटेड, एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। उस पर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।